आज फिर अमावस की रात थी। माई पंखी के घर में जादू टोने करने वालों का इज्तिमा था। जलमसान तकसीम हो चुका था। मकरूह चेहरे वाले मर्द औरतें अपने अपने मसाइल बयान करके माई पंखी से माहिराना राय ले रहे थे। जब हर शख्स अपने सवाल का जवाब पा चुका तो माई पंखी ने हजरा डेविड उर्फ सुरीली की तरफ देखा। हाँ सुरीली, कुछ सुनाएगी कि नहीं? माई पंखी ने उससे पूछा। आप जो हुक्म करें रानी जी, हजरा ने सादतमंदी से कहा। बस वहीं से शुरू कर, माई पंखी बोली। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, हजरा ने पूछा। यहीं से न रानी जी? हाँ, यहीं से। 2:30 का अमल। सहन में टिमटिमाता एक मरियल सा बल्ब, पुरस्रार अंधेरा, नीम के दरख्त से झड़ती जर्द पत्तियां, मर्द औरतों से भरा हुआ सहन। अजब फिजा थी इस घर की। हजरा अपनी जगह से उठी। उसने माई पंखी के घुटनों को हाथ लगाया और फिर वो पाइंती की जानिब चारपाई बनाकर बैठ गई। हजरा ने आलाप लेकर जब मुझसे पहली सी मोहब्बत शुरू की तो लगा जैसे फिजा ठहर गई हो। दरवाजे पर खड़े सिपाही ने गाने की आवाज सुनी तो वो दौड़ा हुआ दिलदार बख्श के पास पहुंचा और बड़ी राजदारी से बोला, ओ सर जी, जुआ खत्म, मुजरा शुरू। ये सुनते ही दिलदार बख्श को करंट सा लगा। वो गाड़ी से छलांग मारकर बाहर आया और माई पंखी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दिलदार बख्श माई पंखी को अपने सहन से निकाल नहीं सका था। रब नवाज के कातिल बनने और खाने में कब्बों की भरमार की वजह से वो उससे कुछ खौफजदा जरूर था, लेकिन इतने लोगों के घर से गायब हो जाने का तजस्सुस जैसे उसकी रूह में उतर गया था। वो हर वक्त, हर कीमत पर इस राज से पर्दा उठाए जाने का ख्वाहिशमंद था। नतीजे में उसने सादा लिबास में पुलिस वालों को उसके घर की निगरानी पर मामूर कर दिया। ये निगरानी 24 घंटे की जा रही थी। माई पंखी को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। दिलदार बख्श को जैसे ही मालूम हुआ कि आधी रात के बाद उसके घर पर लोगों की गैर मामूली आमद का सिलसिला जारी है तो वो पुलिस पार्टी के साथ गली में आ धमका। माई पंखी की दाएं बाएं मकानों का सिलसिला था। वहां से लोगों का फरार होना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। घर के सामने वो खुद मौजूद था। अलबत्ता कब्रिस्तान वाली दीवार से फरार होना मुमकिन था, मगर इस मर्तबा उसने कब्रिस्तान में भी अपने लोग तैनात कर दिए थे। अब किसी तरफ से घर में मौजूद लोगों का फरार होना बिल्कुल मुमकिन न था। दिलदार बख्श दरवाजे पर पहुंचा तो उसे अंदर से गाने की आवाज आई। दिलदार बख्श ने सोचा कि कोई और हाथ आए ना आए, ये पहली सी मोहब्बत वाली तो जरूर पकड़ी जाएगी। दिलदार बख्श जानता था कि दरवाजा महज एक भारी पत्थर पर रुका हुआ है। उसने एक कीवाड़ को कुछ इस तरह से धक्का दिया कि पत्थर पीछे की तरफ सरक गया और दरवाजा खुल गया। और सबके सब हाथ ऊपर करो, अपनी जगह से कोई ना हिले वरना मैं गोली मार दूंगा। चंद कदम अंदर आने के बाद उसने तंबी की। उसे सामने फर्श पर बैठे लोग नजर आए थे, लेकिन माई पंखी दिखाई न दी थी। दरअसल उसकी चारपाई बावर्ची खाने की आड़ में थी और चारपाई कब्रिस्तान वाली दीवार से लगी हुई थी। माई पंखी के साथ अजरा बैठी हुई थी। इस धमकी को सुनकर सहन में बैठे लोगों के होश उड़ गए। माई पंखी पहली मोहब्बत में गुम थी, एकदम चौंकी और दिलदार बख्श की धमकी सुनते ही उसके सारे हवास बेदार हो गए। उसने कदमों में बैठी रिंकल के पैर पर पैर मारा और धीरे से बोली, इसकी आंखों में गोल झोंक। रिंकल ने किसी कमांडो की तरह छलांग लगाई और फिर रक्स के अंदाज में घुंघरू छनकाती हुई दिलदार बख्श के आमने सामने घूमने लगी। पुरकशिश जिस्म को उसने इस अंदाज से हरकत दी कि दिलदार बख्श गोली चलाना ही भूल गया। वो रिवॉल्वर को हाथ के इशारे से हरकत तो दे रहा था, लेकिन यह समझने से कासिर था कि ये औरत आखिर करना क्या चाहती है। वो क्लासिकी अंदाज का रक्स कर रही थी, जिसमें उसकी आंखें, गर्दन और हाथ की उंगलियां बहुत तेजी से हिल रही थी। दिलदार बख्श अपने साथियों समेत दम बखुद खड़ा था। बस इतनी ही मोहलत माई पंखी के लिए काफी थी। माई पंखी चारपाई से उठकर यकदम दिलदार बख्श के सामने आ गई। उसने रिंकल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बस। रिंकल ने माई पंखी का हुक्म सुनते ही दोबारा पांव जमीन पर मारा और फिर जैसे पत्थर की हो गई। माई पंखी 2 कदम आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, आखिर तुझे चैन ना आया, फिर से आ गया। दिलदार बख्श बगैर पलक झपके उसे देखता रहा, कुछ न बोला। ला काका, अपनी ये बंदूक मुझे दे दे, माई पंखी ने अजीब से अंदाज में कहा। जाने उसकी आवाज में ऐसा क्या था कि दिलदार बख्श ने किसी हारे हुए सिपाही की तरह रिवॉल्वर उसके सुपुर्द कर दिया। माई पंखी ने रिवॉल्वर लेकर उन सिपाहियों को देखा जो दिलदार बख्श की पुश्त पर मिट्टी के माधों की तरह खड़े थे।
माई पंखी ने पास खड़ी रिंकल को एक मंत्र बताया, फिर बोली, पढ़ो और निकलो। अब वहां मौजूद बंदे बंदियां दिल ही दिल में वो मंत्र पढ़ते, पुलिस की आंखों में धूल झोंकते दरवाजे से निकल गए। सबसे आखिर में रिंकल घुंघरू झनकाती दिलदार बख्श के सामने आई, चंद लम्हे भाव बताए और फिर मटकती हुई उसके सामने से गुजर गई। सहन खाली हो चुका था। घर में मौजूद सब लोग बखैर वाफियत जा चुके थे। माई पंखी आगे बढ़ी और उसने रिवॉल्वर दम बखुद दिलदार बख्श के हाथ में थमा दिया और शरारती अंदाज में बोली, हाँ काका, कैसे आया है? दिलदार बख्श को ये सुनते ही जैसे झटका सा लगा और फिर वो फौरन एक्शन में आ गया। यूं लगा जैसे रुकी हुई फिल्म दोबारा चल पड़ी हो। दिलदार बख्श को याद आया कि उसने घर में घुसते ही वार्निंग दी थी। उसे सहन में बैठे हुए लोग नजर आए थे, लेकिन चश्मे सदन में जाने क्या हुआ था कि अब वहां कोई भी न था, बस माही पंखी उसके सामने खड़ी थी। ओ माए, फिर तूने हाथ दिखा दिया, और कहाँ गए सारे लोग? दिलदार बख्श हैरत ज़दा था। काका, तू किन लोगों की बात कर रहा है? यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, या मेरे साथ मेरी पालतू बिल्ली होती है अंजो। तू कहे तो मैं उसे बुला लूं? ओ माए देख, तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने खुद यहाँ लोगों को बैठे हुए देखा है। इधर कोई औरत गा रही थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। और वो औरत किधर है? दिलदार बख्श ने आगे बढ़कर चारों तरफ नजर दौड़ाई। कभी तू कहता है कि लोग बैठे थे, कभी तू कहता है कि कोई औरत गा रही थी। काका, कहीं टेप बज रहा होगा। माई पंखी ने उसे उलझाना चाहा। वो मेरा घर तेरे सामने है, तो तू तलाशी ले ले। दिलदार बख्श ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। उसने पीछे मुड़कर अपने साथियों से कहा, इस घर का कोना कोना छान मारो। जी सर। सिपाही बड़ी मुस्तैदी से पूरे घर में फैल गए और घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। घर में बिल्ली के सिवा कोई और न था। दिलदार बख्श को ख्याल आया कि घर में मौजूद लोग कहीं कब्रिस्तान की तरफ तो नहीं निकल गए। उसने एक पुलिस वाले को बावर्ची खाने की छत पर चढ़ाया। छत पर चढ़कर उसने दीवार से कब्रिस्तान की तरफ झांका और उधर मौजूद पुलिस वाले से पूछा, ओ कासिम, इधर से कोई बंदा तो नहीं निकला बाहर? नहीं सर जी, इधर तो नहीं आया कोई भी। कासिम ने सीधा सीधा जवाब दे दिया। दीवार के इस तरफ खड़े दिलदार बख्श ने अपने आदमी का जवाब सुन लिया था। दीवार से भी कोई नहीं गया। यहाँ औरतें भी थीं। उनका दीवार पर चढ़ना और फिर कूदना भी आसान काम न था। दरवाजे पर वो मैं खुद खड़ा था। अब मेरे सामने कोई नहीं गुजर के गया। उन लोगों को जमीन निकल गई या आसमान खा गया? आखिर ये हुआ क्या? वो यहाँ इस राज से पर्दा उठाने आया था कि पिछले छापे में घर में मौजूद लोग कहाँ गायब हो गए थे। आज के छापे ने गुत्थी सुलझाने के बजाय मजीद उलझा दी थी। उसके लोगों ने एक माह तक इस घर की कड़ी निगरानी की थी। आज जब घर में तरह तरह के मर्द और औरतें इकट्ठा होने लगे तो वो खुद जाए वारदात पर आ पहुंचा था। उसने ये ऑपरेशन खुद अपने हाथों किया था, लेकिन हाथ कुछ ना आया था। काका, तू क्या सोच रहा है? माई पंखी ने सपाट लहजे में पूछा। माई, मैं सोच रहा हूँ कि पुलिस की नौकरी छोड़कर तेरी चाकरी कर लूं। दिलदार बख्श ने जलकर जवाब दिया। नहीं, तेरी सोच तो बिल्कुल ठीक है काका। माई पंखी ने हंसकर कहा, और मेरा नौकर नहीं, तू मेरा शागिर्द बन जा। हाँ माई, मैंने तुझे उस्ताद माना, बस मुझे इतना बता दे कि ये कौन लोग होते हैं और कैसे गायब हो जाते हैं। दिलदार बख्श के लहजे में बेचारगी थी। माई पंखी को दिलदार बख्श पर अचानक तरस आ गया। वो फटाक से बोली, आ काका, आ बैठ, मैं तुझे बताती हूँ, पर तू पहले इन अपने बंदों को यहाँ से निकाल। दिलदार बख्श ने अपने साथियों से कहा, चलो और तुम लोग बाहर निकलो, मैं आता हूँ। देख काका, पहले तो तू अपनी ये गलतफहमी दूर कर दे कि मैं यहाँ कोई जुए का अड्डा चलाती हूँ या यहाँ औरतों का कोई कारोबार होता है। माई पंखी ने संजीदगी से कहा, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर अमावस की रात को ये लोग मेरे पास आते हैं। ये सारे लोग मुख्तलिफ अमलियात के माहिर होते हैं, अपने अपने मसले लेकर यहाँ आते हैं। मैं उनके मसाइल का हल उन्हें बताती हूँ। ये तो हो गया इस बात का जवाब कि ये कौन लोग होते हैं। रही ये बात कि कैसे गायब हो जाते हैं, ये मैं तुझे बताती हूँ, और बता इसलिए रही हूँ कि तू इस घर का पीछा छोड़ दे। मुझसे वादा करे कि इन लोगों का राज जानने के बाद तू इधर का रुख कभी नहीं करेगा।
میں تجھے ذاتی طور پر آنے سے منع نہیں کر رہی ہوں، تو 100 بار آ، میں تیرا ہر مسئلہ حل کروں گی، پر تو یہاں اپنی فوج کے ساتھ نہیں آئے گا۔ وعدہ کر کہ تو کبھی نہیں آئے گا، اور آئے گا تو اکیلا آئے گا، دلدار بخش بن کر آئے گا، پولیس والا نہیں۔ اور چل تو پھر ٹھیک ہے ماہی، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ دلدار بخش نے وعدہ کرنے میں ہی عافیت جانی۔ اب سن اور غور سے سن، اتنے لوگوں کا چند لمحوں میں آنکھ سے اوجھل ہو جانا کوئی بڑا کمال نہیں، یہ کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے۔ پچھلی دفعہ جب تو آیا تھا تو دروازہ بجا کر آیا تھا، مجھے تھوڑی سی مہلت مل گئی تھی، اس بار تو نے یہ مہلت بھی نہ دی تھی۔ میں گانا سننے میں محو تھی کہ تو دن دناتا ہوا اندر آ گیا، تب میں نے رنکل کو تیرے سامنے بھیجا، اس نے تیرے سامنے آ کر اچانک ناچنا شروع کر دیا، تو تیری سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا چیز تیرے سامنے آ گئی ہے۔ بس اتنی ہی مہلت مجھے درکار تھی، میں نے تجھ پر اور تیرے سپاہیوں پر منتر پھونکا، تو میری گرفت میں آ گیا، تو میں نے تیرے ہاتھ سے بندوق لے لی۔ اب تو وہ کرنے پر مجبور تھا جو میں چاہتی تھی، اب تو وہ دیکھنے پر مجبور تھا جو میں دکھاتی۔ اگرچہ رنکل میرے سامنے کھڑی تھی، مگر تو اسے اپنے سامنے وحشیانہ رقص کرتے ہوئے اپنی مرضی کے لباس میں دیکھ رہا تھا۔ تو میری بات سمجھ گیا نا؟ دلدار بخش نے اسبات میں گردن ہلائی۔ ہاں مائی، میں تیری بات بالکل سمجھ گیا ہوں۔ بس پھر کیا تھا، ہر شخص منتر پڑھتا تیرے سامنے سے گزر گیا، اور تو اور تیرے ساتھی کسی کو جاتا نہ دیکھ سکے۔ کاکا یوں سمجھ لے یہ ایک طرح سے نظر بندی کا کھیل تھا۔ پھر جب میں نے بندوق تیرے ہاتھ میں تھمائی تو تو میرے سحر سے آزاد ہوا۔ بس اتنی سی بات تھی جس کے لیے تو نے اتنا وقت ضائع کر دیا۔ مائی پنکھی نے اپنی بات ختم کر کے دلدار بخش کو دیکھا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، او اس کا مطلب ہے کہ تو ایک جادوگرنی ہے۔ دلدار بخش کے دل نے ایک نئی کروٹ لی۔ وہ جادوگرنی میرے لیے چھوٹا لفظ ہے دلدار، میں بہت آگے کی چیز ہوں۔ او مائی، میری نظر میں تو کسی بڑے شیطان سے کم نہیں ہے تو۔ دلدار بخش چارپائی سے اٹھتا ہوا بولا۔ اور تو نے میرے محکمے کے بندے کو قاتل بنا دیا۔ اگر تو نے اس کی بیوی کے بارے میں نہ بتایا ہوتا تو بھلا وہ اپنی بیوی اور اس کے آشنا کو قتل کیوں کرتا؟ لیکن تو شر پھیلائے بغیر نہ رہ سکی، اور آج بھی تو اپنے چیلے چانٹوں کے ساتھ یہی کام کر رہی ہے۔ اور پھر میں کیوں نہ اس شر کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دوں؟ نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ چل مائی، مرنے کے لیے ہو جا تیار۔ یہ کہہ کر دلدار بخش نے ریوالور نکالی اور چارپائی پر بیٹھی مائی پنکھی پر ریوالور تان دی۔ او کاکا، تو رہا کاکے کا کاکا، مائی پنکھی تنزیہ انداز میں بولی۔ تیرے رب نواز کو میں نے تو نہیں کہا تھا کہ قتل کر دے، نے جو کچھ بھی کیا اس نے اپنی مرضی سے کیا، اس میں میرا کیا قصور ہے کاکا؟ او اب میں تیری کوئی بکواس نہیں سننے والا مائی۔ دلدار بخش نے ریوالور سیدھا کر لیا۔ میں تجھ جیسی شیطان عورت کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ او کاکا، میرا جرم تو بتا دے، پولیس کا کام لوگوں کو مارنا نہیں، ان کی حفاظت کرنا ہے۔ مائی پنکھی اسے باتوں میں الجھا کر اپنا مقصد پورا کرنا چاہتی تھی۔ او اب تجھ جیسی شیطان عورت مجھے بتائے گی کہ پولیس کا کام کیا ہے؟ اب پولیس کا کام تجھ جیسے شیطانیوں کی حفاظت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ تو ایسی مجرم ہے جس کا جرم کسی عدالت میں ثابت نہیں کیا جا سکتا، بس تجھے اسی طرح مار کر معاشرے سے گند دور کیا جا سکتا ہے۔ دلدار بخش نے فیصلہ سنا دیا۔ چل اب تو نے فیصلہ سنا ہی دیا ہے تو پہلے تو میرے ہاتھ پر گولی مار۔ مائی پنکھی نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ دلدار بخش کو اس کی ہتھیلی پر جو نظر آیا اسے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، اور ہوش کیوں نہ اڑتے، اس نے اپنے بڑے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگے پولیس وین سے اترتے دیکھا۔ جس وین سے وہ اترا وہ ملاحقہ تھانے کی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی دلدار بخش ساری چوکڑی بھول گیا۔ وہ فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر مائی پنکھی نے پیچھے سے آواز لگائی، او کاکا، بھاگ کیوں رہا ہے؟ چلانا گولی۔ اور تو فکر نہ کر مائی، میں پھر آؤں گا، ضرور واپس آؤں گا، اور تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ پہلے میں ذرا اپنے بیٹے کی خبر لوں، اسے پولیس نے کیوں گرفتار کیا ہے۔ مائی پنکھی چارپائی سے اٹھ گئی۔ اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا،
कोई ना कोई जुर्म तो किया होगा, तभी तेरे बेटे को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस किसी मासूम को तो नहीं पकड़ती, है ना? दिलदार बख्श दरवाजे से निकल चुका था। उसने माही पंखी का तंज भरा जुमला सुन तो लिया था, लेकिन जवाब देने का उसके पास वक्त न था। काका, तेरे हक में अच्छा ये है कि तू वापस ना आए। वापस आया तो नुकसान उठाएगा। माही पंखी ने दरवाजा बंद करते हुए जोर से आवाज लगाई थी। उसका ख्याल था कि उसकी बात दिलदार तक जरूर पहुंच गई होगी। दिलदार बख्श का बेटा, जिसकी गिरफ्तारी का मंजर उसने माही पंखी की हथेली पर देखा था, कॉलेज स्टूडेंट था। दिलदार के 4 बच्चे थे। वो बेटा, जिसका नाम शमशाद था, वो सबसे बड़ा था। उससे 3 छोटी बेटियां थीं, वो भी पढ़ रही थीं। दिलदार को बेटियों के मुकाबले में शमशाद से ज्यादा लगाव था। वो चाहता था कि शमशाद पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। उसने पढ़ाई के मामले में उसे हर सहूलत दे रखी थी। दिलदार की अपने बेटे के बारे में बहुत अच्छी राय थी। उसका ख्याल था कि पढ़ाई के अलावा उसका ध्यान किसी और तरफ है ही नहीं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। पढ़ाई के अलावा उसका ध्यान हर तरफ था। वो हर साल अच्छे नंबरों से पास हो जाता तो बाप समझता था कि पढ़ाई के अलावा ये किसी और चीज से आशना ही नहीं है। शमशाद एक चालाक और शातिर लड़का था। वो पुलिस वाले का बेटा था, लिहाजा क्लास पास करने में सारे हथकंडे इस्तेमाल करता था। शमशाद को हथकड़ी में देखकर दिलदार को शदीद झटका लगा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके पढ़ाकू बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? जब वो मुलायके थाने पहुंचा तो वहां कई और झटके उसके मुंतजिर थे। उस थाने का इंचार्ज इत्तेफाक से उसका दोस्त था, खालिद कुरैशी। न सिर्फ उसका क्लास फेलो था, बल्कि वो पुलिस में एक साथ ही भर्ती हुए थे। रात के पिछले पहर दिलदार बख्श को अपने कमरे में दाखिल होते देखकर वो हैरान हो गया। ओए दिलदार, वो खैरियत तो है तू इस वक्त? खालिद कुरैशी ने खड़े होते हुए कहा। ओ यार, और तूने मेरा बेटा पकड़ लिया है, और फिर इस वक्त मैं कैसे नहीं आता? दिलदार बख्श के लहजे में शिकवा था। और तेरा बेटा? कैसी बात करता है दिलदार, मैं वाला तेरा बेटा क्यों पकड़ूंगा? खालिद कुरैशी ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तू बैठ, मैं भट्टी को बुलाता हूँ। खालिद कुरैशी की लाइल्मी ने दिलदार बख्श को परेशान कर दिया था। वो सोच में पड़ गया, कहीं माई पंखी ने कोई फरेब तो नहीं दे दिया। अगर उसका बेटा यहाँ होता तो खालिद कुरैशी के इल्म में जरूर होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि शमशाद ने अपनी शनाख्त ही न करवाई हो। लेकिन यह भी मुमकिन न था। वो गिरफ्तार होता तो अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने बाप का नाम जरूर लेता। अर्दिली के जरिए बुलवाए जाने पर ASI शरीफ भट्टी कमरे में दाखिल हुआ। उसने खालिद कुरैशी को सलाम किया और मुखातिब होकर बोला, जी सर। और भट्टी, तुम इन्हें जानते हो? खालिद कुरैशी ने दिलदार की तरफ इशारा किया। भट्टी ने फौरन से जवाब दिया, जी सर, ये अच्छी तरह जानता हूँ। ये SHO दिलदार बख्श साहब हैं, आपके दोस्त हैं बहुत अच्छे। और यार भट्टी, और तूने मुझे इनके सामने शर्मिंदा करवा दिया है। और क्यों सर, ऐसा क्या हो गया? शरीफ भट्टी की समझ में कुछ ना आया। ओ भट्टी, तुमने दिलदार का बेटा पकड़ लिया और मुझे बताया तक नहीं। खालिद कुरैशी ने इंकशाफ किया। सर, ऐसा भला कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलत फहमी हुई है, भट्टी ने बड़े यकीन से कहा। और साफ साफ बता भट्टी, क्या तूने आज कोई गिरफ्तारी की है? खालिद ने पूछा। और 1 घंटा पहले मैं एक लड़के को पकड़ कर लाया हूँ साहब, लेकिन उसने तो सर का नाम नहीं लिया। और छड़ो यार खालिद। और भट्टी, उस लड़के का नाम क्या है वो बताओ मुझे। इस बार दिलदार बख्श से न रहा गया और उसने बेताब होकर गुफ्तगू में मुदाखलत की। सर, उसका नाम तो शमशाद है। और यही नाम है मेरे बेटे का, दिलदार बख्श बेताब होकर बोला। और तुमने उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? खालिद कुरैशी उसे तेज नजरों से घूरते हुए बोला। सर जी, उसने एक लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंका है। भट्टी ने फर्द जुर्म बताई। तेजाब फेंका है मेरे बेटे ने? दिलदार बख्श के लिए ये झटका बर्दाश्त के काबिल न था। भट्टी, शमशाद को फौरन लेकर इधर आओ और अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठा लो कि तुमने शमशाद को गिरफ्तार नहीं किया। उसकी जगह कोई और लड़का तलाश करो और चलो जल्दी करो, खालिद कुरैशी ने हुक्म दिया। जी सर, बहुत अच्छा, भट्टी ने मरे हुए लहजे में कहा और हुक्म की तामील करने के लिए कमरे से निकल गया। भट्टी के जाने के बाद खालिद कुरैशी ने उससे माजरत की। और यार, माफ करना, गलती हो गई। और नहीं नहीं, कोई बात नहीं है यार, दिलदार बख्श ममनून लहजे में बोला। वो गलती तो मेरे बेटे की है कि उसने अपना तारुफ क्यों नहीं कराया। इसका मतलब है कि ये जो जुर्म हुआ है ये उसी से हुआ है। शायद वो शर्मिंदगी की वजह से मेरा नाम नहीं ले सका। वो तो अच्छा हुआ कि किसी तरह मुझे उसकी गिरफ्तारी का इल्म हो गया, वरना मीडिया पर खबर आने के बाद जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती।
यार तेरा बहुत बहुत शुक्रिया खालिद, तूने ना दोस्ती का हक अदा कर दिया है। अब कोई बात नहीं यार दिलदार बख्श। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि तेरा बेटा यहाँ है? खालिद कुरैशी का तजस्सुस जागा। जवाब में दिलदार बख्श ने माई पंखी के बारे में हर वो बात बता दी जो उसके इल्म में थी। इसका मतलब तो ये है दिलदार कि वो औरत खासी काम की औरत है, तू खाम खा उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। दिलदार बख्श ने सोचा कि खालिद कुरैशी बिल्कुल ठीक कहता है, माई पंखी वाकई काम की औरत है। अगर वो हथेली पर शमशाद की गिरफ्तारी का मंजर न दिखाती तो वो किस तरह उसे थाने से मक्खन से बाल की तरह निकाल कर ले जा सकता था। ये बात भी ठीक है कि माई पंखी ने यह कार्रवाई अपनी जान बचाने के लिए की थी, लेकिन उसने दिलदार को फायदा पहुंचा दिया था। एक तो उसे खामखा कातिल होने से बचा दिया था, दूसरे उसकी इत्तला पर उसका बेटा बच गया था। अब खालिद कुरैशी ने एक नया रास्ता सुझाया। उस औरत से वाकई काम लिया जा सकता था। अगले दिन शाम को दिलदार खालिद कुरैशी के साथ माई पंखी के घर पहुंच गया। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा और डब्बे के अंदर 5,000 रुपए थे। दिलदार और खालिद कुरैशी के दिमाग में क्या चल रहा था, ये सारी बातें हमें आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो ही जाएंगी। अगले हिस्से में हम आबिर के बारे में जानेंगे कि वो मलिका के घर से निकलकर कहाँ गया, क्या हुआ आबिर के साथ उस रात जिस रात उसने मलिका को तलाक दी। ये सब बातें जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार। कल इसी वक्त मैं इस कहानी का अगला हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। उस वक्त तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है और मैं किस किस्म की कहानियाँ आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊँ। मुझे आपकी हौसला अफजाई की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि कहानियाँ सुनाने का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे, इसके लिए हौसला बना रहना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार और शफ़क़त से पेश आएं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।